हेलो दोस्तों। मैं खाली सड़क के किनारे भागती चली जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वे लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। मैं अपनी पूरी ताकत जुटाकर भाग रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि और ज्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे बैठ गई। इतनी दौड़ने से मेरी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि एक कदम भी और चल सकूं, क्योंकि अभी 3 घंटे पहले ही मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था, इसलिए मैं अस्पताल से भाग आई थी। आम हालात में तो ये सोचना नामुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से मैं गुजर रही थी, उसमें मुझे ये सब करना ही पड़ा। मेरा नाम नीलिमा है और मैं एक अनाथ थी। मेरे लिए चाची सिर्फ बोझ थी। चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा तो किया, लेकिन चाची के लिए मैं सिर्फ एक बोझ थी। चाचा मुझे प्यार करते थे, पर चाची पूरे दिन मुझसे काम करवाती थी। सबके खाने के बाद बचा खुचा खाना ही मुझे मिलता था। जब मेरी चचेरी बहन सुजाता के मंगेतर ने सुजाता से मंगनी तोड़कर मुझसे शादी की बात रखी, तो चाची के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो गुस्से से फट पड़ी। मेरी जिंदगी तो वैसे ही तकलीफों से भरी थी, लेकिन सुजाता के मंगेतर ने और भी कांटे बो दिए। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया था। पूरा दिन कुछ खाने को नहीं दिया। अगले दिन चाची ने मुझे बाहर निकाला और एक जोड़ा कपड़े मेरी तरफ फेंक कर कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में उनकी सहेली के बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत और औकात नहीं थी कि उनसे सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, वह कैसा इंसान है। रोहन के साथ शादी के बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में एक सहारा मिल गया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह रिश्ता जलते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। रोहन के घर में बहुत सारे लोग थे, वह सबसे बड़े थे। मैं सोच रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूँ, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मुझे नौकरानी बनाकर लाया गया था। शादी की पहली रात रोहन ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे दुनिया की सारी खुशियां देंगे, लेकिन अगले ही दिन सब बदल गया। उनकी माँ ने मुझ पर चीखना शुरू कर दिया, मैं तुझे अय्याशी करने के लिए नहीं लाई, तुझे काम संभालना होगा। तुझे इस घर में मैं एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूँ, बहुरानी बनने की कोशिश मत कर। 8 बजने वाले हैं और तू महारानी की तरह अब तक सो रही है। तेरी चाची ने तो ये कहकर तुझे हमारे गले से बांध दिया कि तू बहुत ही मेहनती है, सारा काम बिना किसी चूं चां के कर लेती है। लेकिन तेरी आदतें देखकर तो नहीं लगता। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी नंद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। भाई सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो, तो नौकरानी बनकर ही रहना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला जाए। अपनी नंद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधे और साफ शब्दों में मुझे धमका रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर उसी नरक में चली जाओ जहां से निकल कर आई थी। मैं चुपचाप किचन में चली गई। मेरी आंखों के कटोरे भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में रोहन उठकर आए, उन्होंने मुझे काम करते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कटकर रह गया। मैं समझ गई कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही तानों को सुन सुनकर और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से मैंने रोहन को देखा, तो मैंने अपने दिल में एक उम्मीद पाल ली थी कि शायद मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन जब यह उम्मीद टूटी, तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई, मैं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरी बड़ी नंद ने ठीक कहा था कि रोहन अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। मेरी सास मेरी ना की हुई भी गलतियां रोहन को गिनाती और रोहन मुझे सबके सामने ही बेइज्जत कर देते। शुरू शुरू में मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रोहन
को मेरी बात सुननी ही नहीं थी। वह तो बस अपनी माँ की सुनते थे। फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती और जब रात होती तो रोहन अपना प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होते थे। लेकिन उस समय मुझे रोहन का प्यार एकदम बेमतलब लगता था। मेरा ठंडा रवैया देखकर रोहन भी करवट लेकर सो जाते थे। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ी मात दी थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सांस मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। जब एक दिन में घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह चकरा कर गिर गई, तो मजबूरी में मेरी सांस को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि यह खुशखबरी रोहन को सुनाऊंगी, लेकिन तभी मेरी सांस की आवाज़ आई, उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरी सांस की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि मेरी सांस को लड़का चाहिए। अगर मेरी लड़की हुई तो मेरी सांस उसे नुकसान जरूर पहुंचाएंगी। मेरी सांस ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दुख में बदल दिया। मैं दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने कई बार रोहन से इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन रोहन ने मुझे टाल दिया। कहने लगे, जो होगा देखा जाएगा, तुम अभी से इस फिक्र में क्यों भूली जा रही हो। भगवान से प्रार्थना किया करो कि वो तुम्हें बेटा ही दे दे। कभी कभी रोहन पर मुझे हैरत होती थी कि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते हैं। रोहन को अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है, मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से एक भी शब्द अपनी माँ को नहीं बोला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेरे 6 महीने गुजर चुके थे। ये 6 महीने मैंने रो रो कर काटे थे। मैं रो रो कर अपने भगवान से दुआएं मांगती कि जब मेरी बेटी होगी तो ये लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे बेटी ही होगी। मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी भी दी तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे रोहन से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रोहन तो अपनी माँ की हर बात पर सर झुका देते। अब मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी भी पूरे घर का काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती, थककर चूर हो जाती। खाने पीने का भी कोई खास इंतजाम नहीं था, जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सो गई। रोहन कभी कभी अपनी नौकरी के काम से दूसरे शहर जाते थे और उन्हें कई कई दिन लग जाते थे। ऐसे ही रोहन अपने काम से बाहर गए हुए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सांस को बताया तो कहने लगी, पहले जो मैले कपड़े पड़े हैं उन्हें धो ले, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ कुछ ही देर में मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है तो मैं बहुत डर गई। मैं नर्स के हाथ जोड़ने लगी, प्लीज़ मेरे घरवालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी, ऐसा क्यों? तब मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वे लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वह नर्स रहमदिल थी। उसने मुझे एक चादर दी, मेरी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ। तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूंगी। मैंने नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम के पिछले दरवाजे से भाग निकली। भागते भागते मैं सड़क पर आ गई थी। थकान से चूर होकर मैं सड़क के किनारे बैठ गई कि तभी एक गाड़ी आकर रुकी।
उसमें से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकले। वे मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मुझे एक छत चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूं। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी। उन लोगों को मुझ पर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी थी कि वे मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, बेटी, हमारे साथ हमारे घर चलो। हम अकेले रहते हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। वहाँ तुम इज्जत से अपनी जिंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वे लोग अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे मैं गाड़ी में बैठ गई। वे लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था? एक आलीशान महल था। दोनों अकेले रहते थे, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग कमरा दिया और कहा, बेटा, तुम हमें माँ और बाऊजी कह सकती हो। हम औलाद को तरसते रहते हैं। हमारा एक बेटा है जो विदेश में रहता है। वो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाऊजी ने ही मेरी बेटी का नाम रूबी रखा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल, गोरी चिट्टी। मैं बहुत सुकून से माँ बाऊजी के साथ रह रही थी। वे लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वे मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग आई थी। माँ बाऊजी ने कहा, तुम आराम से यहाँ रहो। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं कितनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं नसीब नहीं हुई, और मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली है। मैं भी माँ बाऊजी की एक बेटी बनकर उनका ख्याल रखती थी। उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वे मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे। समय यूं ही उड़ता जा रहा था। अब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी। तभी माँ बाऊजी बीमार पड़ गए और बिस्तर से लग गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार बाऊजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा नीलिमा, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा न हो। हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी उससे करवा दूँ। इससे तुम और रूबी हमेशा इस घर में रह सकोगी। बाऊजी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं तो शादीशुदा थी, भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन उनकी उम्मीद भरी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने सोचा, जब उनका बेटा आ जाएगा तो उससे बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जिंदा है। यकीन है, वो मेरी बात को समझेगा। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी। माँ बाऊजी ने पूरे घर को सजाया था। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। मांजी बोली, मेरा बेटा आ गया। जब उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो रोहन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तेजी से रूबी की तरफ बढ़ी, उसे गोद में उठाया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। रोहन मेरी तरफ तेजी से बढ़े और कहने लगे, तुम, नीलिमा, कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। रोहन जितना मेरे पास आ रहे थे, मैं उनसे उतना ही दूर जा रही थी। रोहन के अंदाज में बेचैनी थी, बेताबी थी और अपनी बेटी से मिलने की तड़प भी थी। लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो डर के मारे थर थर कांप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहन से मेरा कभी सामना भी होगा। मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि रोहन मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। रोहन मुझसे बार बार पूछ रहे थे, नीलिमा, तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज डरो मत, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम दोनों ही इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी हैं। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देख रहे थे तो कभी रोहन को।
उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रोहन बोले, नीलिमा, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली खबर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया कि तुम बेटी को लेकर फरार हो गई हो। माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर चली गई हो। रोहन रूबी को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अब भी डर रही थी और रूबी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। मैं रोहन पर कैसे भरोसा कर लेती, जिन्होंने 1 साल तक मेरे हक के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी। फिर कैसे भरोसा कर लेती कि आज उनकी मोहब्बत अपनी बेटी के लिए जाग चुकी है। वो तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे, और उनकी माँ को तो सिर्फ बेटा चाहिए था ना। बाबूजी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे, बेटा ये सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं विधवा थी। मैं भी यह जानना चाहती थी कि रोहन उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने रूबी को मेरी गोद से ले लिया था और अपनी गोद में बिठा लिया था। फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली गईं। रोहन माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में ही उनके चाचा ने उन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी देखिए, रोहन को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई। उनके घर में 6 बच्चों ने जन्म लिया, 3 लड़के और 3 लड़कियां। रोहन का एक बड़ा भाई था, जिसका नाम आकाश था। वह माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में आकाश की मौत हो गई। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा, अब रोहन को मुझे दे दो। तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 6 बच्चे हैं। लेकिन रोहन की चाची एक लालची औरत थी। उसकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वह रोहन के जरिए बाबूजी के पैसे ऐंठती रहती थी, इसलिए उसने रोहन को कभी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया और उसे अपने काबू में रखा। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, और रोहन माँ बाबूजी के पास जाते और खूब सारे पैसे लेकर आते। रोहन चाची से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बचपन से चाची को ही अपनी माँ के रूप में देखा था। इसलिए वह उनकी सारी बातें खुशी खुशी मान लेता था। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी, रोहन की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की जरूरत है। बेटे की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने भी एक मोटी रकम चाची को दे दी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने खर्चे में ले लिया और रोहन को वैसे ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की और वहीं नौकरी करता है। लेकिन उनका बेटा तो यहीं कोई छोटी मोटी सी नौकरी करता था। रोहन ने भी अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई थी कि उन्हें दुख होगा। वो कभी कभी साल 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता और यही दिखावा करता कि वह विदेश से आया है। इस वक्त भी रोहन चाची के घर से ही अपने माँ बाप से मिलने आया था। लेकिन मुझे और अपनी बच्ची को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका, और इसीलिए सारा भेद खुल गया। रोहन ने बताया, जब तुम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से भाग गई थी, तो उस रात मैं बहुत रोया था। मैं तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पाया। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और उस 1 साल में मुझे शायद तुमसे मोहब्बत हो गई थी, जो मुझे बाद में जाकर पता चला। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पता था कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाओ, तो तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगे, हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू थी। उन्होंने रूबी को भी खूब प्यार किया। रूबी के लिए उनके प्यार में पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो रूबी उनकी पोती थी। उन्होंने रोहन से कहा, तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन नीलिमा और रूबी हमारे साथ ही रहेंगी। हम लोग इन दोनों के बिना नहीं रह सकते। रोहन बोला, नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची के लिए और अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पा हूँ।
मुझे अब आप दोनों की तकलीफ का भी एहसास है कि बड़े भाई की मौत के बाद आप कितने अकेले रह गए हैं। चाचा चाची को भगवान ने बहुत सी औलादें दी हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हैं। चाचा चाची अपने बच्चों के साथ खुश रह लेंगे। मैं अब आपके साथ ही रहूंगा, अपनी बीवी और बच्चों के साथ। रोहन ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी रोहन को माफ़ कर दिया, क्योंकि रोहन की वजह से ही मुझे इतने प्यार करने वाले सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले थे। अब मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी, प्यार करने वाले सास ससुर, जान छिड़कने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी। अब मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।